नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। संबंध और फलन के आज के ये चौथी क्लास है और चौथी क्लास अब जो मेन टॉपिक है 12th का वहाँ से पढ़ाने चल रहा हूँ। अभी तक जो आपने पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो देखी है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है संबंध को समझने के लिए। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ी सी चीज़ जो पढ़ी है आपने। मैंने कहा था संबंध के लिए संबंध या रिलेशन, मैंने कहा संबंध होने के लिए दो लोगों का होना आवश्यक है। ठीक है, दुनिया में जितने भी लोगों के बीच संबंध बनता है वो, और ये संबंध होने के लिए दो लोगों अवश्य होते हैं। तो अब यहाँ की बात जो पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था यदि ए व बी दो आरिक्त समुच्चय हों, दो आरिक्त समुच्चय हों जो इस प्रकार हों कि ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो। यदि R संबंध होगा तो R को A क्रॉस B का या R B क्रॉस A का उपसमुच्चय हो जाए तो ये संबंध हो जाता है। क्लियर है? ये आप लोगों ने पढ़ा था। संबंध के प्रतीक मैंने बताया था कि R बराबर आप लिखोगे ऐसे A कामा B। सवाल में आपको यहाँ देगा कि A बराबर B है, इसका मतलब A और B के बीच संबंध है, A और B के बीच संबंध है। यही जो बराबर का सिंबल है यही बता रहा है कि A और B में जो संबंध है वो बराबर का है। अच्छा, मैंने ये भी बोला था कि पहला अवयव एक समुच्चय का और दूसरा अवयव अलग समुच्चय दूसरे समुच्चय का होता है। चाहे आप ऐसे प्रतीक कर लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे अभी मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। या आप ऐसे लिखोगे A कामा B बिलोंग्स टू R, जहाँ A बिलोंग्स टू पहला अवयव पहले समुच्चय का तथा दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय का। तथा ऐसे भी लिखा जाता है, चाहे आप ऐसे लिखें ऐसे या A R B इज सच डैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A और स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, यानी पहला अवयव पहले समुच्चय का तथा दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय के। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखा था। अब नई चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें ये एक चीज़ है, इंटर का जो सिलेबस है 12th में वो है द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध क्या होता है? द्विआधारी संबंध के बारे में सुन लीजिए। अब यदि आपके पास दो समुच्चय ना दिया हो, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपके पास दो समुच्चय ना दिया हो, केवल एक समुच्चय दिया हो, यदि केवल एक समुच्चय दिया हो, यदि केवल एक समुच्चय दिया हो, एक समुच्चय दिया हो, यदि केवल एक समुच्चय दिया हो, ठीक है भैया। और आपको संबंध भी बनाना है, आपको संबंध बनाना है। और संबंध होने के लिए कितने समुच्चय की आवश्यकता होती है? दो समुच्चय की। संबंध होने के लिए दो समुच्चय की आवश्यकता होती, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। लेकिन आपको समुच्चय कितना दिया है? उसने एक समुच्चय दिया है। तो आप जो समुच्चय दिया है उसी को दोबारा फिर से मान लीजिएगा, दूसरा समुच्चय भी उसी समुच्चय को मान लीजिएगा। दूसरा समुच्चय को भी यदि एक समुच्चय दिया हो, माना दिया गया समुच्चय ए है, माना दिया गया समुच्चय ए है। ठीक है,
अब दिया गया समुच्चय ए है, मैंने कहा दोबारा फिर उसी समुच्चय को दोबारा मान लीजिएगा और उन दोनों का कार्तीय गुणन करा दीजिएगा। उन दोनों का क्या करा दीजिएगा? कार्तीय गुणन करा दीजिएगा। जैसे ए बराबर आपका दे दिया 1 2 3, पुनः ए आप उसी को मान लीजिएगा 1 2 3। अब आप ए क्रॉस ए निकाल लीजिएगा। ए क्रॉस ए आप जानते हैं 1 2 3, प्रत्येक में 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3। अब ए क्रॉस ए जो आपका बना 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ये जो आपका ए क्रॉस ए निकल के आया है, यदि आर अब ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो जाएगा, यदि आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो जाएगा तो इसी आर को हम द्विआधारी संबंध कह देंगे। द्विआधारी संबंध अर्थात द्विआधारी संबंध का मतलब ये होगा, द्विआधारी संबंध का यही मतलब होगा केवल कि इसमें दोनों समुच्चय जो होंगे समान समुच्चय होंगे, अर्थात दोनों समुच्चय का जो कार्तीय गुणन होगा वो समान समुच्चय का कार्तीय गुणन होगा। जब दोनों समुच्चय का कार्तीय गुणन समान समुच्चय जब दोनों होंगे और उसमें से जो संबंध बन के आएगा, ऐसे ही संबंध को हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। भैया क्लियर है? द्विआधारी संबंध क्लियर है? मैंने आपको क्या बोला था? संबंध के लिए ध्यान से सुन लीजिए। मैंने बोला कि यदि आपके पास दो समुच्चय होते हैं, दोनों का कार्तीय गुणन आप करो, आर आपके पास एक ऐसा समुच्चय हो जो ए क्रॉस बी का या बी क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो जाए तो आर संबंध कहलाता है। लेकिन द्विआधारी संबंध में मैंने क्या बोला? यदि आपके पास केवल एक ही समुच्चय हो, यदि आपके पास कितना? केवल एक ही समुच्चय हो। अच्छा, उसी समुच्चय को आप दोबारा ले लीजिएगा, उसका कार्तीय गुणन कर दीजिएगा। जब आर अब उन दोनों समुच्चय का कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय हो जाए तो आर ऐसा संबंध कौन सा संबंध कहलाता है? ऐसे बहुत सारे आपको संबंध मिलेंगे, जरूरी नहीं है ए क्रॉस ए हो, आर बी क्रॉस बी का भी हो सकता है, आर यन क्रॉस यन का हो सकता है, आर आई क्रॉस आई का हो सकता है। जब दोनों समुच्चय समान हो जाएंगे तो इस प्रकार से जो संबंध निकल के आता है, ऐसे संबंध को हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जो आर बराबर आप ऐसे लिखोगे ए कामा बी सच डैट, अब यहाँ पे ए पहला अवयव भी पहले एक ही समुच्चय में होगा तथा दूसरा अवयव भी उसी समुच्चय का अवयव होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी तक आप संबंध जब प्रतीक में लिखते थे तो पहला अवयव पहले समुच्चय का, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय का होता था, लेकिन अब पहला अवयव भी उसी समुच्चय का होगा और दूसरा अवयव भी उसी समुच्चय का होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आया? स्पष्ट। द्विआधारी संबंध किसे कहते हैं? क्लियर है? अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं द्विआधारी संबंधों की संख्या। ठीक है भैया? जो आप नोट करना चाहें यहां से, अगर आपको दिक्कत हो या कुछ अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोग कमेंट में तुरंत पोस्ट कीजिएगा, उस प्रॉब्लम की समस्या आपको की जाएगी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर इसमें से कुछ आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये पूरा आपका एक नोट टाइप का बन जाएगा जो आपके लिए भविष्य में इंपॉर्टेंट का काम करेगा। और फिर से मैं देखिए आपको इस बात को बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं दिक्कत हो रही है समझने में तो आप तुरंत कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उस चीज़ को क्लियर करूंगा अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। आप जो चीज़ नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। भैया आप लोगों ने देखा कि मैंने बताया आपको द्विआधारी संबंध तभी होगा जब दोनों समुच्चय का कार्तीय गुणन जो होता था वो दोनों समान समुच्चय होंगे। क्लियर है ना इस बात को? बाकी मैं आगे आपको बाद में बताऊंगा कि जो ये प्रांत होता है ये सह प्रांत होता है, ये बात की बात है, भविष्य में मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ के लिए। अभी टेंशन जो लोग जानते होंगे वो टेंशन लेने के लिए उसको टेंशन ना लेंगे। ठीक है, आगे की बात। अच्छा, यदि भैया आपसे पूछ ले कि द्विआधारी संबंधों की संख्या कितनी होती है, द्विआधारी संबंधों की संख्या
संबंधों की संख्या कितनी होती है, द्विआधारी संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है आपको दिया गया समुच्चय तो पता ही होगा। जैसे क्वेश्चन, यदि समुच्चय ए में अवयव की संख्या n है, अवयव की संख्या n है। ठीक है, समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितना है, n है। अच्छा, आप जानते हो a क्रॉस a में फिर अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, n गुणे n, इट्स मीन n स्क्वायर। तो संबंधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, संबंधों यानी द्विआधारी संबंधों की कुल संख्या हो जाएगी 2 की पावर n स्क्वायर। 2 की पावर, ये द्विआधारी संबंधों की कुल संख्या है, ये याद रख लीजिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विआधारी संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी, तो यही है। इस पे एग्जाम्पल मैं जो कराने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल, ये एक समझ लीजिए, ये एक फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट है, ये थ्योरी टाइप की बात है ये। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ए में अगर अवयव की संख्या 1 2 3 है तो द्विआधारी संबंधों की टोटल संख्या कितनी होगी, ये है 3 गुणे 3, यानी n a बराबर कितना हो जाएगा, 3। आप 3 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 9। तो द्विआधारी संबंधों की कुल संख्या 2 की पावर 9, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इक्वल्स टू 2 की पावर 9। ठीक है, आप जानते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसी को इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी बात बता दूं, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n होते हैं तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो होती है वो होती है 2 की पावर n स्क्वायर। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो होता है 2 की पावर n स्क्वायर। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन है, यदि किसी समुच्चय यानी किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 2, इट्स मीन 2 की पावर 9। ठीक है, समझ में आया, ये बात खत्म होती है। अब मैं द्विआधारी संबंधों के प्रकार पे आता हूं। द्विआधारी संबंधों के प्रकार में द्विआधारी संबंधों के प्रकार टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन द्विआधारी संबंधों के प्रकार। पहला प्रकार मैं आपको बताने चल रहा हूं बेटा, ये मेरा फेवरेट है और यहाँ से लोग स्वतुल्य पढ़ाते हैं, लेकिन अपने पढ़ाने का कुछ अंदाज ही अलग है। तो मैं जो पहला संबंध आपको पढ़ाने चल रहा हूँ वो पढ़ाने चल रहा हूँ सम्मित संबंध। अच्छा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, अब इसका पहले देखिए, थ्योरी अलग है। पहले मेरी कॉन्सेप्ट को सुन लीजिएगा। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट है यही फिर थ्योरी का भी काम करेगा। अभी मैं उसको पहले मैं आपको अपने लैंग्वेज में, जिसे कहते हैं गांव देहात का लैंग्वेज, जिसे कहते हैं आम बोलचाल का लैंग्वेज। अच्छा भैया सुनिएगा, जैसे मैं यूँ कह लूँ, कोई भी आदमी हो, कोई इंसान हो, तो सम्मित संबंध की डिफिनीशन सुनिएगा कि मेरा जिससे जो भी संबंध हो, सम्मित की डिफिनीशन है ये, ध्यान से सुनिएगा, फिर से कंटिन्यू करता हूँ। मेरा अगर किसी से जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध
दूसरे का मुझसे भी हो, दूसरे का मुझसे भी हो, तो ये ऐसा संबंध सम्मित संबंध कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। फिर से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, मैं यूं कह रहा हूं कि ए का बी से जो भी संबंध हो, ए का बी से जो भी संबंध हो, अभी मेरा और दूसरे का छोड़ करके मैं दूसरी बात बता रहा हूं, ए का बी से जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध अगर बी का ए से हो, तो ऐसे संबंध को हम सम्मित संबंध कहते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आप समझिएगा, पिता और पुत्र का संबंध सम्मित होगा? आप बताओ, पिता और पुत्र का संबंध सम्मित होगा? तो सुनिएगा क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूं, नहीं होगा। ठीक है, समझिएगा, सुनिएगा। अच्छा, यूं कह लीजिए कि अगर कोई लड़के का बाप ए पुत्र है, बी उसका बाप है, या यूं कह लें ए बी का बाप है। अच्छा, ये लगेगा ए बी का बाप है। मैंने क्या बोला है सम्मित के लिए? ए का बी से जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध बी का ए से भी हो। अगर ए बी का बाप है तो क्या बी भी ए का बाप होगा? आजकल के दौर में ऐसा होता है, लोग भले ही कहते हों कि अपने बच्चों को कि ये बच्चा मेरा भी बाप है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं होता है। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कोई अपने बाप का बाप बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात को ध्यान से सुनिएगा, ए का बी से जो भी संबंध है, ठीक वही संबंध अगर बी का ए से मिल जाए, तो ऐसे संबंध को हम सम्मित संबंध कहते हैं। क्लियर है? मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, थ्योरी यही है इसकी। ए का बी से जो भी संबंध हो, ए का बी से जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध बी का ए से हो, ऐसे संबंध को हम सम्मित संबंध कहते हैं। तो थ्योरी के बाद जो आपको क्वेश्चन में लगाना है वो क्या लगाना है, ये देखिएगा। ए का बी से जो भी संबंध हो, अगर आपको तुरंत आप उसको प्रूफ करके ले आएँ बी का ए से भी वही संबंध, तो ऐसे संबंध को हम सम्मित संबंध कहते हैं। ये सवाल लगाने में काम आएगा, यही थ्योरी है। ए का बी से जो भी संबंध है, ठीक वही संबंध बी का ए से है, तो ऐसे संबंध को हम सम्मित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। दूसरी बात, अगर बाई चांस, ये तो एक बात हो गई, दूसरी चीज़ अगर आप ऐसे लिखते हैं, ए का बी से जो भी संबंध है, सच डैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू आल्सो ए, दोनों अवयव समान समुच्चय में होंगे, इस बात को याद रखिएगा, अलग अलग नहीं। ठीक है, द्विआधारी में ये क्वालिटी होती। अगर आपको वही चीज़ दोबारा मिल जाए, मैंने क्या बोला, अगर आपको ये मिल जाए आर बराबर बी कामा ए, सच डैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ये देखिए, ये सवाल लगाने में आपको काम आएगा। और जो मैंने बोला है वो थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए से बी में जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध अगर बी से ए में हुआ, तो ऐसे संबंध को सम्मित संबंध कहते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो थ्योरी हो गई, लेकिन आप सवाल कैसे लगाओगे? ए से बी में जो भी संबंध है, ये आपने लिया, अगर आपको ये मिल गया तो जान लीजिए सम्मित है। आपको ये दिया रहेगा, चाहे ये दिया हो चाहे ये, दोनों एक ही बात है। अगर आपको ये दिया है, आप ये पा गए, देख लीजिए मैंने क्या बदल दिया, ए को बी के जगह लेके चले गए और बी को ए के जगह, ये आपको दिया हुआ था, अगर ये आप ये लेके आ गए तो ऐसे संबंध को सम्मित संबंध कहते हैं। या तीसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप अगर ऐसे लिए हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और अगर आपको ये मिल जाए बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तब भी आपका ये सम्मित संबंध हो जाएगा। और यही इसकी थ्योरी है। अब इस पर मैं कुछ उदाहरण आपको बताने वाला हूँ। तो ये सम्मित संबंध है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए मैं बात चालू करता हूँ। ये देखिए, जैसे अब मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। बाई चांस ये दे दिया आपके पास एग्जाम्पल, आपको दे दिया ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3। अब आप कहेगा ए में परिभाषित संबंध
निम्नवत हैं। तो निम्न में से कौन कौन से सम्मित संबंध होंगे। ये देखिए भैया एग्जाम्पल है, मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूं आपको। ये दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूरा हो रहा है। R1 R बराबर 1,1, 1,2, 2,1। ठीक है। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। R2 बराबर 1,2, 2,1, 2,3, 3,2, 3,2। ये दूसरा। और तीसरा, 3 एग्जाम्पल दे करके बात को ख़त्म करता हूँ। R3 बराबर आप यहाँ देखोगे 1,2, 2,1, 3,2, 2,3, 2,3 और 1,3। ये देखिएगा, तीनों को चेक करना मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला वाला है, पहला वाला क्वेश्चन पहला आपका ये दिया हुआ है, ए बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ए बराबर दिया है। अब आप सम्मित संबंध पहचानोगे कैसे, सम्मित है या नहीं, सम्मित है या नहीं कैसे चेक करोगे। R1 है, R1। अच्छा, जो आपके पास ए है, पहले आप इसे देख लो। 1, 1, 2 और 3 ये दिया हुआ है। आपका जो R होगा, R A क्रॉस A में होगा, यही तो बात है। ठीक है। अब जो R दिया है उसको उठाओ चेक करने के लिए। R1 बराबर कौन सा है, 1, 1, 1, 2 और 1, 2, 1। 1, 1 बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, 1, 1 कहाँ है, R1 में है कि नहीं है। अच्छा, ये देखो, इसका उल्टा क्या बनेगा, सम्मित क्या बनेगा, इसका सम्मित क्या बनेगा, वापस 1, 1 बनेगा। R में है या नहीं, कहोगे वही है, तो इसका मतलब ये संबंध को संतुष्ट करता है। अच्छा, अब इसको देखो, 1, 2 का क्या बनेगा, 2 और 1 बिलोंग्स टू, ये देखिए 1, 2 का सम्मित यही है, ये हो गया। अच्छा, 2, 1 का सम्मित क्या बनेगा, 2, 1 का सम्मित क्या बनेगा, हाँ भैया 1 और 2 बनेगा। आपने देखा कि यहाँ पे है। अच्छा, जिसका उल्टा मिल जाए तो आप उसका उल्टा मत चेक किया करिए, लेकिन आप चेक करके मैंने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ये सम्मित संबंध है। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा वाला यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे फिर से चेक कराता हूँ आपको। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। R2 बराबर कितना है, R2 बराबर 1, 2, 2, 1, 2, 3 और 3, 2। यहाँ पे देखिए 1, 2 अगर R2 में है, इसका उल्टा क्या मिलेगा आप बताओ, 2, 1 बिलोंग्स टू R2, इसी में है ना ये। अरे भैया 1, 2 का उल्टा 2, 1 है या है कि नहीं है, अर्थात ये सम्मित हो गया। ठीक है। अच्छा, 2, 1 का सम्मित क्या बनेगा, उल्टा करिए इसका, 1, 2। अरे भाई ये इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे, अर्थात ये भी सम्मित है और ये भी सम्मित है। इसका देखिए 2, 3 का, 2, 3 का क्या बनेगा, 3, बिलोंग्स टू R2 है कि नहीं, 3, 2, तो यानी ये भी सम्मित हो गया। अब इसका चेक करेंगे, 3, 2 बिलोंग्स टू R2 है कि नहीं, इसका उल्टा 2, 3 R2 में है या नहीं, अर्थात ये पूरा का पूरा, प्रत्येक अवयव चेक किया है ना आपने, प्रत्येक अवयव चेक किया जाता है, अर्थात ये सम्मित है। लास्ट उदाहरण इसका खत्म करते हैं सम्मित के लिए, R3। अच्छा, R3 क्या था, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3 और 1, 3। अच्छा, आप देखो 1, 2 का सम्मित क्या बनेगा, 1, 2 का सम्मित क्या बनेगा, 2, 1 बिलोंग्स टू R2, इसका यही बना कि नहीं,
अच्छा, जब इसका ये बना, इसका भी ये बनेगा, दोनों ऑलरेडी मौजूद हैं। तो जिसका बन जाए ना दूसरा वाला, उसका चेक ही ना करो। जल्दबाजी अगर अच्छा आपको लगता है कि भैया वैसे तो सब चेक कर लो, लेकिन अगर आपके पास इतना दिमाग है ना कि इसका ये है तो भैया इसका तो ये भी तो होगा, तो इसका चेक भी मत करो। 3 2 का क्या होगा? 3 2 का 3 2 का हो जाएगा 2 कामा 3। अरे भाई 3 2 का ये होगा और 2 कामा 3 का क्या होगा? 3 2। ठीक है, अब अगला चेक करोगे 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, तो इसका सम्मित क्या बनेगा? 3 कामा 1 बिलोंग्स टू, सॉरी ये R3 में लिखना चाहिए था। 3 कामा 1 बिलोंग टू कहाँ? R3 है, R3 है 3 कामा 1 कहीं यहाँ पे है? देखिए इसका मिला, इसका मिला, इसका मिला, इसका मिला, इसका नहीं मिला। अर्थात ये नहीं कि कोई एक भी अगर ना मिले तो वो संबंध नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि कोई पूरी एक मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है, वैसे यहाँ पे भी है। सबका मिलता चला जाए, अगर किसी एक अवयव का ना मिला तो अर्थात इसका मतलब वो संबंध नहीं होता है। सम्मित समझ में आया भैया? अब अगला मैं आपको संबंध पढ़ाऊंगा जो कि स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। ये भैया स्वतुल्य संबंध की डिफिनीशन सुन लेना। ए का बी से जो भी संबंध हो, ए का बी से जो भी संबंध हो, ए का बी से जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध ए का ए से होना चाहिए। ए का मतलब पहला अवयव का पहले अवयव से वही संबंध होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ए का बी से जो भी संबंध हो, ए पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, पहले अवयव का दूसरे अवयव से जो भी संबंध हो, ठीक अगर वही संबंध पहले अवयव का पहले अवयव से होता है तो ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, फिर से बात बताने जा रहा हूँ। ए का बी से जो भी संबंध हो, ए का बी से जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध अगर ए का ए से हो गया तो ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे की बात। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान रखना, जैसे अगर ए बराबर 1 2 3 अवयव हैं, जितने अवयव, 3 के बजाय मैं 4 ले लेता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे 3 3 ही बार बार ले रहे। इसमें कितने अवयव हैं? 4 ना। इसमें एक शर्त और है, मैंने ये तो डिफिनीशन खाली समझाने के लिए बोल दिया था, मैंने समझाने के लिए बोल दिया था ना कि ए से बी में जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध ए का ए से होना चाहिए, तो ऐसे संबंध को हम कौन सा संबंध कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। लेकिन अब यहाँ पे नोट करके अपने दिमाग में बिठा लेना, यदि कोई समुच्चय ए दिया हो, यदि कोई समुच्चय ए दिया है तो भैया R जो होगा वो A क्रॉस A का उपसमुच्चय होगा, तभी ये द्विआधारी बनेगा, द्विआधारी तभी बनेगा। लेकिन अगर ये स्वतुल्य होगा तो स्वतुल्य होने के लिए इसके जितने अवयव हैं, इसके जितने अवयव हैं, ध्यान से सुन लीजिए, इसके जितने अवयव हैं पहले स्वयं के साथ उतने संबंध बनाने चाहिए, स्वयं के साथ, वही अवयव के साथ, स्वयं के साथ संबंध बनाएं। यानी 1 कामा 1 और 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, ये अब स्वतुल्य हो गया। अब इसके अलावा कोई और अवयव डाल दें तो स्वतुल्य रहेगा, तब भी वो स्वतुल्य रहेगा। लेकिन मिनिमम मैं बता दूं, जितने अवयव हैं स्वतुल्य होने के लिए, जितने अवयव हैं स्वयं के साथ उतना बनना चाहिए, उससे कम नहीं बनना चाहिए। उससे ज़्यादा बन जाएगा तब भी वो स्वतुल्य होगा। जैसे ये संबंध है, ये भी स्वतुल्य है, लेकिन अगर मैं दूसरा लूँ R2 1 1 2 2 3 3 4 4, ये तो स्वतुल्य हो गया। अगर मैं अभी 1 2
2 1 1 3 2 3 भी लिखूं तब भी ये कोई और संबंध हो या ना हो, मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन ये स्वतुल्य अवश्य है, स्वतुल्य अवश्य है। अर्थात यदि कोई समुच्चय में जितने अवयव दिए होते हैं, यदि कोई समुच्चय में जितने अवयव दिए होते हैं उतने अवयव का स्वयं के साथ अगर वो संबंध रखता है तो वह स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य होने के लिए जितने अवयव दिए हैं उतने अवयव का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए मिनिमम। अच्छा, अगर उससे ज़्यादा हो गया तब भी वो स्वतुल्य हो गया, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे ही उतना ही से तो है ये स्वतुल्य है, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया तब भी ये स्वतुल्य है। लेकिन ये कहो कि अगर मैं लिख दूं 1, 1, 2, 2, 3, 3, लेकिन यहाँ 4, 4 नहीं है, अर्थात ये स्वतुल्य नहीं हो पाएगा। समझ में आया स्वतुल्य के लिए? ठीक है। अच्छा, कभी कभी कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं 2 फार्मूला आपको बताना है। सम्मित संबंधों की संख्या कितनी होगी, स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी, ये आगे मैं आपको नेक्स्ट बार अगले समय में बताऊंगा। आगे जब आएगा वक्त मैं बताऊंगा, पहले ये कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है भैया, समझ में आया? अच्छा, एक बार 1-2 उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल, फिर से यहाँ समानता का संबंध, समानता का संबंध, समानता का संबंध स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। तो आप कहोगे हाँ, कैसे? मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। ए और बी में जो संबंध है, ए और बी में अगर मैं कहूँ आर बराबर सच डैट ए कामा बी, सच डैट ए बराबर बी के, यही ना? ए और बी बिलोंग्स टू, मैं ए ले लूँ, तो अगर ए बी के बराबर है, अगर मैं ये लिख दूँ आर बराबर ए कामा ए, क्या ए के बराबर होगा? ए के बराबर होगा कि नहीं? कोई अवयव स्वयं के बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अरे भाई, मैं अलग बात है 2 यक्स के बराबर हो, लेकिन 2 के तो बराबर होगा ही, क्योंकि कोई अवयव स्वयं के बराबर होता है। ठीक है। अतः समानता का संबंध क्या होता है? समानता का संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। ये बात स्वतुल्य के लिए क्लियर हो गई। मैं आगे आपको संक्रामक के लिए बता देता हूँ। चलिए भैया, संक्रामक की बात चालू करते हैं। तो संक्रामक की बात चालू करता हूँ। देखिए, इसका जो तीसरा रिलेशन है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, इसके बारे में इसे ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी पिछले दौर में एक बीमारी गुजरी है जिसे कहा जाता था कोरोना। दुनिया में, अच्छा, वह एक संक्रामक बीमारी थी। संक्रामक का क्या मतलब होता था कि भैया एक आदमी से दूसरे आदमी में गया है तो दूसरे से तीसरे में चला जाएगा, तीसरे से चौथे में चला जाएगा। क्लियर है ना? आपने सुना होगा। अच्छा, पहले के ज़माने में अगर मैं यही बताता कि पहले के ज़माने में इससे महामारी हुआ करती थी, जैसे प्लेग फैलता था। ठीक है। कहते थे, कुछ लोग कहते थे छुआछूत वाली बीमारी है भैया। एक जैसे कुछ लोग कहते हैं गौवा में खुजली वाली बीमारी, कौन खुजली भय राहत रहा है ना, तो दूसरों का छुई दी तो कहा था वह खुजली हो जाई, तो इसे कहते थे संक्रामक रोग। तो यहाँ पढ़ना है कौन सा? संक्रामक संबंध। रोग नहीं पढ़ना है भैया, हम लोग बायो वाले थोड़ी ना हैं बीमारी डॉक्टर साहब को पढ़ना है, पढ़ने दीजिए। हम लोग को जो पढ़ना है पढ़ा रहे हैं हम लोग। संक्रामक संबंध, संक्रामक के लिए भैया 3 अवयव का होना आवश्यक है। ए बी सी मान लेना किसी समुच्चय ए में है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, किस समुच्चय में है? ठीक है। अच्छा, ये लोग कुछ लोग कहेंगे भैया तीनों कैसे लिखे? तोहरा मन का है, अलग अलग लिख दो। ये भी सी में है, सी भी कहाँ है? ए में। अच्छा, अगर मैं ये लिख रहा था तो परेशानी थी आपको, परेशान मत होइएगा। तीनों अगर किसी समुच्चय में हैं, अब इसकी डिफिनीशन सुनिए।
ए से बी में जो भी संबंध हो, ए से बी में ठीक, तथा मैंने लिख दिया ठीक वही संबंध अगर बी से सी में हो, बी से, देखिए ए का बी से जो भी संबंध है ठीक वही संबंध बी का सी में हो और आपको मिल क्या जाए, ए का सी में वही संबंध आपको मिल जाए, तो आपका ऐसा संबंध कौन सा संबंध कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। ठीक है, ए का बी में जो भी संबंध हो ठीक वही संबंध बी का सी में हो और आपको मिल क्या जाए, ए कामा सी, यानी ए से सी में वही मिल जाए, तो ऐसा संबंध कौन सा संबंध कहलाता है, संक्रामक। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर बात को ख़त्म करता हूँ और आगे इसकी जो थ्योरी वाली बात है वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगा। अभी तो मैं खाली आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, थ्योरी पे जो क्वेश्चन मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी खाली आप थ्योरी समझिए। मैंने थ्योरी की बोली है कि ए का बी से जो भी संबंध हो ठीक वही संबंध बी का सी से हो, तो ऐसे संबंध अगर आपको फाइनली ए से सी में वही संबंध मिल जाए तो ऐसा संबंध कौन सा संबंध कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, एक दो बातें मैं आपको बताने चल रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का काम करने वाला है। देखिए, ए बराबर मैंने लिया 1 2 3, एक राशि से आप करोगे, आप कर लीजिएगा ये एक राशि, और आर जो होगा एक राशि का उपसमुच्चय। देखिए, अगर ये संक्रामक है, जैसे मैं चेक कर, अभी मैं ये लिख रहा हूँ, बताऊंगा कि ये एक लूँगा कि जो संक्रामक होगा, एक लूँगा जो संक्रामक नहीं होगा। 1 कामा 1, 1 कामा 2, 2 कामा 1, बस इतना ही मैंने लिया, सिंपल। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कहिएगा और ले लेंगे। आर बराबर, ये पहला है, ये दूसरा उदाहरण, 1 कामा 2, 2 कामा 1 और 1 कामा 2, 2 कामा 1, 1 कामा 3 और 1 कामा 3 और 2 कामा 3। देखिए मैंने क्या लिया है, ठीक है। अब समझिएगा, देखिएगा इसका पहले जो भैया सेम वाला हो ना, जिसका प्रांत भी सेम हो, परिसर भी सेम हो ना, मैं बताऊं वो सब चीज़ होता है, सम्मित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा, संक्रामक, उसका चेक ही मत करिए। खाली मैंने कहा जिसका प्रांत और परिसर सेम हो उसको मत चेक कीजिए, ये नहीं कि सबको मत चेक करिए। अब इसको आप डायरेक्टली आप अपने मन में बिठा लीजिए कि ये होगा, सम्मित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा और क्या होगा, संक्रामक। ये भैया इधर देखें आप। अच्छा, आपने ये देखा 1 1 का, चलिए 1 1 बिलोंग्स टू कहाँ, R1, 1 और 1। अब कोई ऐसा अवयव यहाँ पे पूरे में खोजिए जो 1 से शुरू होता हो, यही शुरू होगा ना भाई, हाँ। तो तथा मैंने लिख दिया 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R1। फाइनली आपको क्या मिलना चाहिए, पहला अवयव 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R1 कह लो। तो 1 कामा 2 है या नहीं, R1 में है, पहला अवयव के लिए आप हो गया। अच्छा, आप इसको भी एक बार और चेक कर लो, 1 1 बिलोंग्स टू R1 तथा समुच्चय का नियम कहता है कोई अवयव 20 बार मन कहे 20 बार लिख लो। 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R1, क्या मिलेगा इसका, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R1। यही वजह से मैं कहता हूँ कि जो समुच्चय का प्रांत और परिसर समान हो उसको चेक ही मत करो, वो ऑलरेडी होगा। ठीक है। अब आप कहोगे सर 1 कामा 2, सॉरी 1 कामा 1 और ये नहीं होगा सर। ए भैया, यहाँ पे प्रांत इसका द्वि है, यहाँ पे इसका, मैंने बोला ये दोनों चीज़ कॉमन होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर तो 2 कामा अगर 1 लिख लें, अरे भाई अभी एक तरफ से चलो ना, जब इसका नंबर आएगा तब देखा जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, ये हो गया है, अब इसको चेक करते हैं। 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R1। अच्छा ये बताइए जो 2 से स्टार्ट होता हो, 2 से स्टार्ट यही हो रहा है, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R1। फाइनली क्या मिलेगा, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R1। 1 कामा 1 R1 में है, अर्थात ये भी संक्रामक है। ठीक है भैया। अब अगला वाला इसके लिए देखिएगा, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू क्या, R1। अब जहाँ से 1 शुरू हुआ है, 1 कहाँ से शुरू हुआ है, 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R1। ठीक है भैया,
2 कामा 1 बिलोंग्स टू R1। अब 1 जहाँ से शुरू हो रहा है 1, तो 1 कहाँ से चालू होगा? 1 कहाँ से चालू हो गया? 1 चालू होने वाला है 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R1। फाइनली क्या मिलना चाहिए? 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R1। 2 कामा 1 तो यही तो है, अर्थात ये भी रखता है। अच्छा एक बात अब और देखेंगे, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R1, 1 से ये भी स्टार्ट हो रहा है भाई, ये वाला भी, तथा 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R1। इसका फाइनल क्या मिलना चाहिए? 2 कामा 2 बिलोंग्स टू R1। अगर मैं यहाँ पे 2 कामा 2 लिख दूंगा तब तो ये संक्रामक हो जाएगा, अन्यथा संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि 2 कामा 2 यहाँ नहीं था ना, मैंने लिख दिया, अभी बढ़ा दिया मैंने, अर्थात ये संक्रामक होगा। अगर यही 2 हटा दूंगा तो संक्रामक, क्योंकि 2 कामा 2 R1 में नहीं था, मैंने अभी लिखा, इस वजह से मैंने इसको कह दिया यह संक्रामक है। ये वाला चेक कर लीजिए R2 वाला, मैं इधर R2 वाला चेक करा रहा हूँ। R2 वाला ये है 1 कामा 2, 2 कामा 1 और कितना 1 कामा 3, 3 कामा 1। अच्छा ये देखिए 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R2, तथा क्या होगा? 2 से जो शुरू हो, 2 से यही शुरू है, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R2। फाइनली क्या मिलना चाहिए? 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R2 है, 1 कामा 1 R2 में, अतः ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। ये 1 नंबर का चेक करने को आता है कि कौन सा संबंध सम्मित है, कौन सा संक्रामक है और कौन सा स्वतुल्य है। अगर भैया आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं आपको चाहे जैसे समझाऊँगा, ये मेरी समझाने की जिम्मेदारी मेरी है और बताने की जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा आपको एक जिम्मेदारी और थोड़ा सा देता हूँ, प्लीज़ भैया आप सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए जितना अधिक से अधिक हो सके। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।